समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र के पहले दिन बवाल हो गया और वैसे ये सामान्य प्रक्रिया हो गई कि सत्र जिस दिन शुरू होता है उस दिन बवाल बहुत होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच अब जब चुनाव में जाने के पहले का ये आखिरी सत्र है, इसके फौरन बाद देश में पार्लियामेंट्री चुनाव होने जा रहे हैं। आज लाल सेना और भगवा सेना आमने सामने थी और दोनों ने विधानसभा के भीतर शक्ति प्रदर्शन किया। क्या ये चुनाव के पहले की तैयारी है और चुनाव के पहले का ये आखिरी पॉलिटिकल मुठभेड़ है जो सदन में होने जा रही है? जवाब है हाँ। मंडे को जब असेंबली शुरू होगी, उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद दो ज़बरदस्त स्पीच होंगी, एक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की और दूसरी नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वर्टिकल डिवीज़न है ये आपको आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, तब जब इंडिया अलायंस के गठबंधन के सहयोगी दलों की सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहा हो, अभी तक सीटों को लेकर कोई आम सहमति न हुई हो और राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा अब जब बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा चंदौली में दाखिल होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति की कितनी गहराई है इसका एहसास होगा। ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपोजिशन कहां पर खड़ा हुआ है और अपोजिशन की राजनीतिक क्षमता क्या है। वैसे आज विधानसभा का जब सत्र हुआ उस वक्त अपोजिशन और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज भी अपनी ताकत दिखाई। राज्यपाल की पूरी स्पीच के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया, तख्तियाँ लेकर आए, नारेबाजी की और गवर्नर को, जो सरकार का पत्र ही पढ़ रही थी, उसको लेकर काफ़ी प्रतिरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी अब क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए तैयार है? और तब जब अभी कांग्रेस और आरएलडी इन सब के बीच अभी थोड़ी असहमतियां चल रही हों, सीटों का निर्धारण न हुआ हो, संख्या आरएलडी की 7 घोषित हो गई है लेकिन सीटें कौन सी हैं ये अभी उनमें से कुछ सीटों पर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस 11 सीटों के अखिलेश यादव के क्लेम के बाद मानने को तैयार नहीं है, कुछ सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से जो होकर गुजरेगी उसमें अपनी ताकत चेक कर लें, कितनी ताकत है, पब्लिक सपोर्ट क्या है। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से निगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन सपा को लगता है इसके पहले की यात्रा का इम्पैक्ट आए, कांग्रेस दबाव बढ़ाए, सीटें बांटकर खाली कर दो, और वही हुआ। कांग्रेस असहमत जरूर है लेकिन कांग्रेस के पास यूपी में विकल्प का अभाव है, उसको समाजवादी पार्टी के पीछे चलना उसकी मजबूरी है। कमोबेश यही स्थिति राष्ट्रीय लोकदल की है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को बेहतर मिला है बजाय कांग्रेस के स्थितियों को देखते हुए। बहनों भाइयों, इस विधानसभा सत्र से क्या हासिल होने वाला है? ये विधानसभा सत्र में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस राज्य के बजट से ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जो अपना बजट लेकर आ रही है इसमें उत्तर प्रदेश को लेकर या आने वाले चुनाव को लेकर उनका विजन क्या है। जनता को आकर्षित करने के लिए वो कौन कौन सी लुभावनी घोषणाएं की जाएंगी और अपोजिशन उस पर पूरी ताकत लगाए बैठा हुआ है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो भिड़ंत है वो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। मुद्दे भी लगभग स्पष्ट हैं, दोनों के लीडरशिप भी साफ हैं। इसमें सहयोगी दलों को क्या मिलेगा यह प्रश्न खड़ा होता है, चाहे वो बीजेपी के सहयोगी दल हों या फिर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल। इनके पास पाने को अधिक नहीं है, लेकिन अगर ये मेन पार्टीज के साथ खड़े रहते हैं तो ये करिश्मा जरूर कर सकते हैं, इनको कुछ मिल भी सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश के माहौल में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, लोगों के थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आया है, राजनीतिक सोच में परिवर्तन आया है
और भारतीय जनता पार्टी को यही मिलती है बढ़त। क्या उस बढ़त को राहुल गांधी की यात्रा, अखिलेश यादव का संगठन और समाजवाद की विचारधारा यूपी में रोक पाएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर ज़्यादा सीटें हासिल करेगी 2014 के मुकाबले भी? क्या ये संभव है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति संभावनाओं से अधिक समीकरण का खेल है, और इस वक्त जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के मुकाबले बढ़त प्रदान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आप कुछ बयान आ जाए सुन लीजिए, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है, और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। जो आज का अभिभाषण हुआ है ये सरकारी दस्तावेज है जो सरकार भेजती है। जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल जी बहुत ही एक राजनीतिक परिपक्वता उनके साथ है, उनका लंबा अनुभव है, पर जो सफ़ेद कागज़ पे झूठ की स्याही से जो इबारत लिखी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो क्योंकि जो उसमें जो दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत किए गए थे वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वो सहमत नहीं थी उससे। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजेश चौधरी जी, आज आप तो सदन में थे, आप विधायक भी हैं, तो इस तरह का सीन कैसे सदन के भीतर हो जाता है, जबकि आप लोगों ने तमाम नियम कानून बनाए थे, उसके बावजूद सदन में मैं देखता हूं कि ये विपक्ष वाले आप पर भारी पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सदन कोई भी हो, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकतंत्र का मंदिर होता है, और उस सदन से जनता की, गरीब जनता की, कमजोर वर्ग की बड़ी आशा रहती है कि सदन की कार्यवाही होगी, उनके अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा, कुछ विकास की बातें होगी, और सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए वहां बैठ करके चर्चा करेंगे। चर्चा का वो स्थान है, कोई अखाड़ा नहीं है। पर समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही है अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, हर जगह न्यूसेंस पैदा करना। तो वो अपने इतिहास के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से वो कर रही है। वो नहीं चाहते कि सदन में बहस हो, वो नहीं चाहते कि आज उत्तर प्रदेश किस तरह से अनेक बिंदुओं पर नंबर 1 देश के अंदर है और तेजी के साथ विकास में आगे दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये नहीं सुनना चाहते वो। तो समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है, हिंसा करना, अराजकता फैलाना, दंगा करना। वो सदन में भी वही हाल करते हैं, आपने देखा। अरे आप बैठिए, शांतिपूर्वक सुनिए, अभिभाषण पर चर्चा करिए, कोई कमी है तो उसको निकाल करके बताइए। नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं। तो अब ये बहस से भाग जाना, बहस से वही भागेगा जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। आज समाजवादी पार्टी के पास कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो बहस से बचना चाहते हैं। एक कोई ऐसा सत्र बता दीजिए जिसमें आप अपोजिशन में रहे हो, मायावती, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, और आपने सदन के पहले दिन बवाल न किया हो, आप भी तख्तियां लेके पहुंच जाते थे। उसी परंपरा को ये लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उस आज की और उस समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आज आप 7 साल पुरानी बात करेंगे, 2017 से पहली, तो लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज ही नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार था, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की संस्था जो थी उसको समाजवादी पार्टी बना दिया गया था। तो उन मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग भी कुछ करते होंगे, पर इस तरह का बवाल कभी नहीं किया कि 1 घंटे खड़े होकर के सदन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है। अपनी बात कहना, थोड़ा नारेबाजी करना, ये आप लोगों ने रात भर धरना दिया था वहां पे, कम से कम सुनिए। मुझे ध्यान है लक्ष्मीकांत जी थे, रात भर धरना दिया था विशेष मुद्दों पर।
बोलिए धरना दिया जब सरकार सुनती नहीं है, सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही होती है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही होती है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही होती है, तो फिर धरना भी देना पड़ता है। वो भी लोकतंत्र में एक अधिकार है। ये जो कुछ भी सत्र में चल रहा है, आप अपोजिशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है? राजेश जी, देखिए, हैंडल करने की बात नहीं है ब्रजेश जी। अपोजिशन को भी जनता ने चुनकर भेजा है, हमको भी चुन करके भेजा है, इनको पराजित करके भेजा है और हमको विजयी बना करके भेजा। ये तो उन्हें खुद तय करना होगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चर्चा करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश जैसे बिल्कुल अंधे में पड़ा हुआ था 2017 से पहले, उसी में रखना चाहते हैं। ये तो इन्हें तय करना होगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर ये लोग आपके ऊपर सदन में दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा संदेश इसका क्या जाएगा? देखिए, हम कोई दबाव में आने वाले नहीं है। चुनाव की जहां तक आप बात करेंगे, लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। नरेंद्र मोदी का काम, उनका चेहरा, उनकी ईमानदारी, उनकी त्याग तपस्या जो देश के लिए वो कर रहे हैं, उसको लेकर के जनता मन बना चुकी है। अनेक ऐसे काम होंगे, मैं आपके चैनल पे कहूंगा तो घंटों लग जाएगा कहने में। जनता तो मन बना चुकी है, गरीब लोग तय कर चुके हैं, मजदूर लोग, नौजवान लोग, माता बहनें सब तय कर चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना। और आप भी समझ रहे हैं और ये लोग भी समझ रहे हैं। इसी का कारण तो है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे सांसदों की सीट काट देगी, टिकट काट देगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा देखो, मैं गया था भूल पूछना, आपने अच्छा याद दिलाया। आज जो मीडिया को उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, मुद्दा नहीं है तो अनर्गल पलाप करने का काम करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि एक छोड़ सबका कटेगा। अनर्गल पलाप कर रहे हैं वो, अनर्गल, उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। उनको भूत चढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है रात में यदि बीजेपी का नाम याद आ जाता होगा तो नींद उड़ जाती होगी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं। किस आधार पर आपकी पार्टी ने दावा किया है कि एक छोड़ सबका कटेगा? देखिए ब्रजेश जी, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवलोकन और आकलन करने के बाद अगर ऐसा कहा है तो उसमें बिल्कुल सत्यता है। और अवलोकन और आकलन उन्होंने ये किया कि जो इनके सांसद हैं, जितने भी इनके जीते हुए सांसद हैं या जिनको इन्होंने 2019 में टिकट दिया था, उन्होंने क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रखा। इनके सारे सांसदों ने जो है एक एक गांव को, एक एक जिले को गोद लेने का काम किया था। आज उन गाँव जिलों की क्या स्थिति है, कोई सांसद आप बता दिए जिसने सदन के पटल पर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखा हो। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में। अरे तो गोद लिए थे, अब वो गोद से निकल के बच्चा बन गया है, बड़ा हो गया होगा। नहीं, इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया ब्रजेश जी। वहां पे अगर इन्होंने विकास का कोई काम किया होता तो आज आदरणीय से अखिलेश यादव जी को कहना नहीं पड़ता। और इन्हीं के लोगों की तरफ से ऐसे ऐसे स्वर जो है निकल करके आते हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते घूमते हैं कि जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में नाकाम है, जो काम नहीं कर रहे हैं, सीधे नेतृत्व तो उनका टिकट काटने का काम करेगा। तो उस पर तो आज मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाने का काम किया। और मैं तो समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो इनके यहाँ कटेगा तो आपके यहाँ मिलेगा तो नहीं? नहीं, हम क्यों देंगे इनको या क्या नहीं देंगे तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जो इनके सांसद हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो सांसद खुल करके अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ना उस तरीके से जो है सहूलियतें मिल पा, क्योंकि ये कहने को तो कहते हैं डबल सदन में बवाल क्यों करते हो दीपक जी? गवर्नर बोल रही थी, उनको अपनी बात कहने देते। नहीं, देखिए संवैधानिक प्रमुख हैं, अगर बोल देती तो अच्छा रहता, लोग सुनते तो क्यों कहना क्या चाहती हैं? देखिए विजय जी, हम लोग महामहिम राज्यपाल का विरोध नहीं कर रहे थे। वहां पे विधायक समाजवादी पार्टी के लोग, वहां पर विरोध हो रहा था कि जो सरकार द्वारा जो एक झूठ का पुलिंदा जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी पढ़ रही थी, क्योंकि उनका भी भाषण नहीं था, ये तो सरकार का। अरे आपने उत्तर प्रदेश की तो बात कही, जगदीप धनखड़ तो इनके खुद के भेजे गए राज्यपाल हैं, तो इन्होंने क्या बंगाल में उनका विरोध नहीं किया था? उनका भी भाषण का किस तरीके से उनका विरोध करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो जब झूठ भाई सरकार, उनका अगर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की अपनी होती या खुद का अपना भाषण होता या खुद का उनका लिखा होता या खुद अपने मन से कह रही होती तो समाजवादी पार्टी की उनकी बात सुनता। लेकिन जो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखा हुआ स्क्रिप्टेड वो अभिभाषण था जिसको पढ़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना लाजमी था। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को इन्वाइट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। अभी तक आपका कुछ तय नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ? धन्यवाद। पांडे जी, ब्रजेश जी, हमारा तो सब कुछ फाइनल है, पहले से ही फाइनल है। और इतिहास इस बात का ये राजेश चौधरी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपसे पूछें आपका क्या फाइनल हुआ कुछ? सिद्धांत ये बार बार मुझसे कह रहे हैं पूछो। हमारा तो सब
हमारा तो सब कुछ फाइनल है ब्रजेश जी। राजेश जी से पूछ लीजिए कि अनुप्रिया पटेल को वो क्या देने वाले हैं, ये सुभाषपा वालों के दिन कब आने वाले हैं, संजय निषाद के बेटे को टिकट देके या काट के परिवारवाद पर कुल्हाड़ी चलाने वाले हैं कि नहीं, या अनुप्रिया पटेल के साथ परिवारवाद का डेफिनेशन वही है या नहीं है, इनसे पूछ लीजिए। अरे एक कांग्रेस सवाल कर पार्टी लिया तो राजेश इंडिया के चौधरी ने, साथ तो आप गुस्सा हो और गए। इंडिया जो है 80 नहीं मैं गुस्सा नहीं हो गया ब्रजेश जी। मैंने आज विधानसभा की जो स्थिति देखी, भगवान श्री राम हमारे आराध्य भगवान है, हम सबकी आस्था है ब्रजेश जी। उनको राजनीतिक पुरुष बनाकर भगवान श्री राम की महिमा को कम करने की कोशिश और साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लगता है जो भी आस्थावान लोग हैं, भगवान श्री राम के साथ ऐसा भद्दा मजाक होते हुए देखकर उनको दुख हो रहा होगा। विधानसभा वो भगवान श्री राम के पीछे अपनी असफलताओं को छिपाने का स्थल नहीं है ब्रजेश जी। आप विधानसभा में चर्चा करिए, जनता के बारे में जो आपने वादे किए थे। मैं अभी बजट का देख रहा था ब्रजेश जी, 6.49 लाख करोड़ का ये बजट tentative है। टोटल अंतरिम बजट मिला के पिछली बार अभी इन्होंने पिछली बार प्रस्तुत किया जी। और उसमें से मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं कर पाए। तो बजट कितने का हुआ? ज्यादातर इनके विभाग 50% से कम ही बजट खर्च कर पाए हैं। मैं आपको जिस भगवान श्री राम की बात ये कर रहे हैं, मैं कहता हूं जो आप मेरे से क्लेम कर रहे हो ना, पता नहीं कौन अपनी एमएलए से कही, अपने विधायकों से कहिए कि वो लोग सदन में जब बजट पर भाषण हो, तथ्यों और तर्कों के और आंकड़ों के साथ ये प्रस्तुत कर दें सरकार के सामने, और कार्रवाई की मांग करें उन लोगों पर जिन्होंने बजट नहीं खर्च किए हैं। क्या है ये लोकतंत्र का? नहीं ब्रजेश जी, ये चौथा स्तंभ है और आपको करोड़ों लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग देखते हैं। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता तक ये बात जानी चाहिए कि संस्कृति विभाग, जिसमें भगवान श्री राम और तमाम संस्कृतियां हमारी आती हैं, उसमें केवल 20.9% बजट जनवरी तक खर्च कर पाए हैं। पिछड़ा कल्याण महज 11% बजट ये खर्च कर पाए हैं। उद्योग, उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि पता नहीं कौन उद्योग मंत्री है जो केवल 28% बजट खर्च कर पाया। जो बजट इन्होंने आवंटित किया, अल्पसंख्यक कल्याण का केवल 42%, ये डेटा कहां से ग्राम लिया में विकास 50%, पंचायती राज 52%। पांडे जी, ये डेटा ये कहां का है? अमर उजाला का है मेरे पास, आज तक का है, टीवी9 भारतवर्ष का है, जनवरी और दिसंबर 2023 तक के ये आंकड़े हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको जनवरी 2023, तब तो एक फाइनेंशियल ईयर आगे हो गए ना। अमर उजाला की आपको खबर, हम लोग इस वक्त हैं फरवरी 2024 में। ये फरवरी आप जनवरी का मुझे डेटा दे रहे ये हो? देखिए, जनवरी अभी पिछले वर्ष। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं। ये अगर आपके दर्शक देख पा रहे हो, आप बता दो, आपकी बात का यकीन है, आप पर विश्वास करते हैं, आप बताओ। 2023 और मैं ये देखिए, मैं अमर उजाला का दिखा रहा हूं कि पिछले 5 साल में बिना खर्च रह गए 4.76 लाख करोड़। आप समझिए कि ये सरकार कर क्या रही है। अमर उजाला की खबर है। तो मैं ब्रजेश जी आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सदन है वो इस बात पर चर्चा का स्थल है कि आप जो है भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाते हो कि हमने 6.49 लाख करोड़ का बजट दे दिया और खर्च नहीं करते हो। आपका 50% के नीचे है, यानी कि मुश्किल से जी, और खर्च नहीं करते हैं ये, मुश्किल से 3.5 लाख करोड़ का आपका बजट है। इसलिए आपको रामनामी दुपट्टा ओढ़कर विधानसभा में आने की मजबूरी है आपको भगवान श्री राम के नाम के पीछे छिपना आपकी मजबूरी है। 3.5 मिनट में आप 6 बार भगवान राम का नाम ले लिए हैं। जप रहे हो कि आप यही तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि आपको घेर के उस पे ले आते हैं। 6 बार बोल चुके हैं आप। देखिए, 2014 के पहले भी भगवान श्री राम जी थे। 2011-12 में भी भगवान श्री राम मंदिर पर माननीय कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें रामलला विराजमान को वही जगह दी गई थी जो अब दी गई है।
अरुण माननीय राजभर ये सुप्रीम जानना कोर्ट के चाहते आदेश हैं के पांडे बाद राम जी मंदिर का कि निर्माण क्या हुआ। आपका और सीटें फाइनल हो गई, आपकी अंतिम हो गई, जी, जी। अपना देख लीजिए। अरुण ऐसा जानना चाहते हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है अगर अरुण जी जानना चाह रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश की जनता तो ये जानना चाह रही है आपके साथ इतना बड़ा खेला क्यों हो रहा है। पहले जब आप सपा के साथ थे तो भाजपा के लिए कहते थे खेला हो बे, खदेड़ा हो बे। आपके साथ खेला खदेड़ा दोनों हो रहा है। अरुण जी आप इस पर बताइए। ठीक है, अरुण को आपको कनेक्ट कर सीट लेते हैं। मिलेगी एक सेकंड कि रुक जाओ नहीं पांडे जी। मिलेगी? पांडे जी, आपके बड़े भाई साहब थैंक यू, रुक जाओ लोकसभा पांडे जी। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? रुक जाओ। आपको मंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, आप जी। जवाब ले लो, आप जवाब ले लो। अरुण, ये क्या तो ये पांडे बाबा बवाल कर रहे हैं भाई। अब राम नाम का जप अगर करने लगे पाड़े बाबा तो समझ लीजिए कि रास्ते पर हम लोग सही चल रहे हैं। और वो अभी अब राम नाम का जप करके अब वो भी ये इस गोल में शामिल होना चाह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि बिना इसका नाम लिए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब कल्याण का रास्ता उन्होंने भी चुन लिया है, तो इसके लिए तो उनको बधाई। सवाल इस बात का है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 17 फरवरी को हम कुशीनगर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब उस रैली का संदेश तमाम दलों को जो यात्रा निकाल रहे हैं उनको भी चला जाएगा और तमाम पार्टियों को भी चला मुख्य जाएगा। अतिथि कौन होगा? अब मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। हम अपनी पार्टी की रैली अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। उनके जयंती के अवसर पर भव्य हम लोग हवन पूजन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो जो महाराजा सुहेलदेव राजभर की उपनगरी राजधानी रही अयोध्या, उमा तो अयोध्या शंकर को पांडे लोगों को भी मुझे बुलाएंगे। मैसेज कर रहे हैं कि इनसे कहिए ये बताएं कि क्या बीजेपी वालों को नहीं बुलाएंगे? देखिए, क्यों नहीं बुलाएंगे? अभी तो अब समय नहीं, है। ये उसमें तो प्रदर्शन ही हो सकता उन्हीं है के माननीय खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी आ जाएं, हो सकता है डिप्टी सीएम साहब आ जाएं, हो सकता है कोई जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री आ जाए। वो तो उनका विषय नहीं है, वो हमारा विषय है। उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस सपा से चिंता करे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ऐसा लपेट लपेट करके दौड़ा रही है कि ये बेचारे न इधर के रह रहे हैं न उधर के। आज खबर आ गई कि ये लोग बसपा के यहाँ टिमटिमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी साथ छोड़ना चाहती है, इनको भी पता है। सपा नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके लड़ा जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पांव को फैला रही है। हम अब जा रहे हैं सहारनपुर में बड़ी रैली करने के लिए। अपना अब वो ठिकाना नहीं चिंता- है, दूसरे के घर ताड़ रहे हो आप। नहीं, हमारा क्या ठिकाना नहीं है। हम तो ठिकाने आप देखिए कि सारे पीला मय हो गए। जितने विधायक बैठे थे, जितने मंत्री थे, विधानसभा की बैठक में आप देखिए, एनडीए की बैठक में सबको पीला वस्त्र पहनाया गया, पीतांबर। क्यों? महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो पीतांबर है ना, उन सब के गले में पड़ गया। तो कहीं ना कहीं कि जो अरे हमारी ये विचारधारा पांडे है, बाबा गरीबों भी के आज प्रति पीतांबर वंचित- पहन के आए हैं, इन्हें पता था कि बस वही बोलोगे। है। तो ये एनडीए का जो गठबंधन है, वो भगवान राम और महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो संघर्ष की वीरगाथा है ना, वो उसमें समाहित है। उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनकी जीवनी है, जो उनका संघर्ष है, जो उनकी योगदान है इस देश के लिए, वो सब उसमें समाहित है। अनिल और दुबे वही कह रहे काम हैं देश कि के हमारा प्रधानमंत्री तो जी हो कर रहे गया, हैं। हमको तो मिल गया, अपना देख लो। नहीं, देखिए, हमारा तो सब सही है। हम तो अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, हम अपने कामों में लगे हुए हैं। इनको भी मिल गया ना, दुनिया इनका तो क्या हिस्सा कर मिल रही- गया। नहीं, वो हिस्सा उनको मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। कि वो कहीं ऐसा ना हो कि रात समय नजदीक आते आते हिस्से में कई खंड बट जाए। वही प्रदेश तो में ना हो बहुत जाए जो बदलाव आपके आएंगे। साथ हुआ कि सिंबल आपका हमारे साथ कुछ प्रत्याशी नहीं उधर हुआ से। है। करोड़ों दर्शकों को आप भ्रमित ना करें। करोड़ों दर्शक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष को फॉलो करते हैं, जो उनको मानते हैं, वो उनके साथ खड़े हैं मजबूती अरे के मैं साथ। वो दुबे जी दिखा का रहे कह हैं। रहा हूं कि सीट इनकी प्रत्याशी किसी और का ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है कि जिनको अपने साथ रखती है उसके अंदर ऐसे गले में माला पहना देती है कि वो माला। आपने भी पहनी थी वो माला? झटक दिए। आपने पहनी थी माला? नहीं, वो माला आपने नहीं पहना। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने संघर्ष का पथ दिखाया, हम संघर्ष के रास्ता चुन लिए। अगर हमको उनके साथ रहता तो जैसा आज उनको 7 मिल रही, हो सकता है हमको 18 मिल जाती, तो वो मामला नहीं होता। मामला ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जिन विषयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए एक भी नहीं कह रहा है कि उच्च शिक्षा में सरकार ने जो योजना लाई है, नौजवानों को पढ़ने के लिए लोन की व्यवस्था किया गया है, आधी आबादी के लिए व्यवस्था किया गया है, गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है, पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए की गई है। नहीं चर्चा होगी, बस विरोध करना है।
ठीक है, ठीक मैं है, अनिल दुबे को संवैधानिक इनवाइट अधिकार करता है, हूँ। आप भाई लोग अनिल करिए। दुबे जी, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आप क्या कंफर्टेबल हैं जितनी 7 सीटें आपको मिली, और क्या आपकी सभी सीटें मुकर्रर हो गई कि किन सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? थोड़ा राजेश चौधरी काफ़ी फिक्रमंद हैं अपनी कई सीटों को लेके, एक तो उस पर रोशनी डालिए। दूसरा, ये आप पर जो कटाक्ष कर रहे हैं अरुण, इसमें कुछ तथ्य हैं? देखिए ब्रजेश जी, राजेश जी अपनी चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें। वो हमारा कह रहे हैं जरा पूछ लो मथुरा वाले का क्या सीन है। नहीं, हमारा तो गठबंधन है और हमें 7 सीटें मिली हैं, और हमारे यहाँ तो हमारे और उनके बीच में सीटों की कोई बात ही नहीं है। हम जहाँ और जीतने लायक होंगे हमें और सीटें मिल जाएंगी। हमारे ये तो यहाँ मन बहलाने वाली ये बात नहीं, कर ये रहे हैं। मन ऐसा बहलाने नहीं होता तो। ये मन बहलाने की बात नहीं ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि अगर हम कहीं और जीतने की स्थिति में होंगे तो हम लोग चुनाव जीतने के लिए सीटें ले रहे हैं, हम जो है लड़ने के लिए सीटें नहीं मांग रहे हैं। और ना हमारे यहाँ हमारा जो गठबंधन है उसमें ये है कि जो जहाँ जीत सकता है उसको लड़ाया जाएगा, तो हमें सीटें लड़ने के लिए नहीं ली जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, राजेश चौधरी जी बैठे हैं, वो बताएं कि वो अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। अभी अरुण राजभर जी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं मंत्री पहले बना मथुरा रहे का बता दो तो हैं। फिर इन्होंने हम अपना बताएंगे। इतने नारे, पीले गमछे और सब बता दिए, ये नहीं बताया कि ये जनगणना वाला मुद्दा इन्होंने क्यों छोड़ दिया। किन्होंने? ये राजभर जी ने छोड़ दिया? सुहेल देव राजभर पार्टी। नहीं, क्या जनगणना का मुद्दा छोड़ दिया? राजभर जी जनगणना की बात करते थे कि उत्तर प्रदेश में जनगणना हो जाए। हाँ। देश में जनगणना बहुत चाहिए। जरूरी है। जनगणना की आदमी बात ही कर रहे भूल गए, मुद्दे से बिल्कुल भटक गए। जिन मुद्दों को लेकर के ये बात किया करते थे वो एक भी मुद्दे अब ये नहीं उठा रहे हैं। आज इनको जो उठाने की जरूरत है, ये गरीबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं। आज हम सदन में विधायकों ने जो सदन नहीं चलने दिया, राज्यपाल जो है सरकार का दस्तावेज पढ़ रही थी, तो अगर उन पर जो है न किसानों की बात हो रही है, न नौजवानों की बात हो रही है, न किसान को उसका मूल्य मिल रहा है, न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो सदन में विरोध नहीं करेंगे। 20 रुपया गन्ना बढ़ा तो दिया, और क्या 20 चाहिए? रुपए आप ये बताइए कि उत्तराखंड में 400 रुपए आप दे रहे हो। उत्तराखंड में क्या जो है कि किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 360 रुपए दे रहे हो, हरियाणा में किसकी सरकार है? ताव क्यों खाए हो? आराम से बात करो। हरियाणा इतना क्यों ताव खा रहे? जी, रुक तो जाओ। ताव, अरे आराम से। किसान के पास न दवा के पैसे, न पढ़ाई के पैसे, क्या करे? तो ताव तो आएगा ही। ये चिल्ला के दबाव ना बनाओ, नहीं, आराम से बात करो। दबाव की बात नहीं है। दबाव यह है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर तो बात हो ही नहीं रही है। आप मुद्दों पर आइए, ये बताइए कि गन्ना किसानों को उनका रेट क्यों नहीं दिया गया, आलू का समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित किया गया, सिंचाई के लिए बिजली क्यों नहीं दी गई, स्वास्थ्य के लिए क्यों बजट नहीं आया, आपसे ज्यादा शिक्षा फिक्रमंद के वो लिए लोग हैं, बजट क्यों उनका नहीं कहना आया? हमको फिक्र है उनकी, हम तो कर रहे हैं सरकार की। नहीं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। ये तो भागते हैं मुद्दों से, ये तो इनको तो धर्म और जात के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। अच्छा, मुद्दों पर बात करें। एक क्लैरिटी दे दो कि 7 सीटें मिली ना आपको? हाँ, हमें 7 सीटें मिली। कौन सी हैं? नहीं, वो बता देंगे अभी जो है। कब बताओगे? नहीं, आप बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। अरे आज बताओ। नहीं, आज तो अभी नहीं तय है। जब यही नहीं पता कि कौन सी सीट मिली है तो लड़ोगे क्या? नहीं, पता है सीट ने, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, अभी बताएंगे नहीं। काहे नहीं बताओगे? नहीं, बता देंगे जब समय आएगा तो भी बता देंगे। प्रत्याशी ही नहीं होंगे तो नहीं, बताओगे क्या? प्रत्याशी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी की लहर चल रही है। क्या? जहां जा रहे हैं लोग भीड़ उमड़ रही है, उनकी महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं, उन्हें दुलार रही हैं, उन्हें पुचकार रही हैं। इस तरह का उनके प्रति लगाव है वहां पर। अरे वो बेहोश हो जाएंगे राजेश चौधरी, ऐसे ना बोलो। वहां नहीं, राजेश चौधरी भी इस बात को जानते हैं कि जयंत चौधरी जी के प्रति क्या लगाव है। वो होगा, चौधरी लेकिन चरण सिंह जी इतना की भी नहीं कि लोग कर्मभूमि है। कि उनको कोई न पूछे और आप ही को सिर्फ पूछे। नहीं, हमें राजेश चौधरी जी तो नहीं है प्रत्याशी तो बताओ, फिर दीपक रंजन कुछ इंतजाम करें। नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी की कमी नहीं है, और हम लोग जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा अभियान चल रहा है। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, नौजवानों के सम्मेलन हो रहे हैं, युवा संसद हो रही है, सारे कार्यक्रम है और सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आप उत्तर प्रदेश का क्या राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी को जो गठबंधन है और बीजेपी गठबंधन के बीच ही लड़ाई होगी, लेकिन बसपा को हम बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप जाएं उसको देखें तो जो 13-14% वोट है, मुझे लगता है वो उधर रहेगी, उससे ज्यादा बढ़े ना बढ़े लेकिन उतना रहेगी। क्योंकि एक परिवर्तन मैंने देखा है कि जो उनका वोटर है
जो बसपा वोटर है वो अभी भी उन्हीं के साथ लगा हुआ है, उसमें परिवर्तन नहीं दिखता है। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष है। उसमें मुख्य संघर्ष जो है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है और बीजेपी के बीच है, वो महत्वपूर्ण है। और जो आप देख रहे हैं सदन के अंदर, वो इसी को परिलक्षित करता है जी। अब वो थोड़ा कमजोर हो गया, शोध कम करते विधायक, वरना विपक्ष के विधायक रात भर शोध करते थे कि कौन सा करिश्मा कर दे जिससे कल हेडलाइन में रहें। जी। मेढक पकड़ना है जो राज्यपाल को फेंक दें, क्या करें, अब थोड़ा शोध कम हो गया है। अच्छा, मेढक भी लेके आते थे? जी, मेढक लेकर आते थे? नहीं नहीं, वो सारा रिसर्च हुआ करता था कि क्या करें कि उसको दबा कैसे फेंके तो उछल के उन्हीं के ऊपर गिरे जाके। अच्छा, तराजू लेके नहीं आते थे मेढक के साथ? और ये सारा मैं सुना करता था, उसके बाद तमाम चीजें छिपा के लाते थे जी। अब थोड़ा, क्योंकि अब इसे मान लिया गया है कि जैसे हवन के बाद सुहा होना है, हर आदमी बिना सोचता नहीं है क्या कहना, वो सुहा, तो वो सुहा है ये जो पहले दिन होता है जी। इसका कोई असर नहीं होता, लोगों पर कुछ नहीं होता है। जो ये बातें कही जा रही हैं सरकारी दस्तावेज, सरकार का तो होता ही है वो, ये कोई नई बात है, वो सरकार का ही भाषण, लिखा हुआ भाषण और वो कैबिनेट से मंजूर भाषण होता है, बाकायदे जो राज्यपाल या राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उसमें कोई नहीं, वो सरकार अपनी नीतियों को वो करती है सदन के अंदर। अब आपके सामने मैं दो सिनेरियो प्रस्तुत करता हूं, एक बीजेपी और दूसरा ये जो समाजवादी पार्टी का अलायंस है। बीजेपी का अलायंस कितना कंफर्टेबल है और सपा वाला अलायंस कितना कंफर्टेबल है आने वाले चुनाव में? देखिए, जो विधानसभा चुनाव था 2022, उसने एक संकेत दिया कि साहब समाजवादी पार्टी मजबूती से वो लड़ रही है। इस बार एक चीज और है, इस बार कांग्रेस भी उसके साथ है। ये लोग लाख कहे कि 11 लेंगे, नहीं लेंगे, 11 लेके समझौता कर लेंगे, शायद 1-2 और ज्यादा मिल जाए, मैं लगातार कहता रहूं। तो ये जो है, ये मुख्य लड़ाई इनसे होगी। अब ये देखना ये है जो जमीन में कि जो अति पिछड़ा वोट है वो किसके साथ जाता है, वो मुझे फिलहाल जो मैं देख रहा हूं जमीन में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हमें अभी ज्यादा दिख रहा है। अब परिवर्तन आता है, क्या होता है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अनिल जी कह रहे हैं कि 7 सीटें दी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां जाट प्रत्याशी होता है और राष्ट्रीय लोकदल का होता है, वहां पर वो तो चला जाता है जाट मतदाता एक बड़ा हिस्सा, और बाकी जगह वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्या इस बार ट्रांसफर करा पाएंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को जब तक हम फील्ड में जाकर नहीं देखेंगे तब तक कहना कठिन है। लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुख्य लड़ाई होने जा रही है। और ये लड़ाई, आप बताओ जरा, सब लोग बड़ा उत्सुक हैं जानने को, ये राजभर जी का क्या मामला है अभी तक, मतलब क्या है ये? राजभर जी का इनको सीटें दे रहे हैं वो, और मेरे ख्याल से वो गाजीपुर ही दे रहे हैं, गाजीपुर भी सीट दे रहे हैं। अब आगे कितना ले पाएंगे, ये तो ब्रजेश जी एक ऐसी दुकान है कि जितना सजा के रखो और फिर उसके बाद वो होता है कि साहब हम, शुरुआत होती है 15 सीटों से, 10-15 सीटें, और फिर उतर करके वो 1-2 में आ जाती है। तो मांग हमेशा डिमांड, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर 1-2 भी दें तो, बट दें, छड़ी खड़ी रहनी चाहिए। नहीं, इनको दे रहे हैं। और क्योंकि गाजीपुर सीट हमें जो जानकारी मिल रही है कि गाजीपुर सीट में, क्योंकि मनोज सिन्हा जी अभी इस समय है नहीं वहां पर, और वो गवर्नर है, तो इन्हीं के सिंबल पे रहेगी या कमल पे होगी, और प्रत्याशी भी इन्हीं लोग का होगा, या फिर ये सीट भी मिल सकती है। और अब देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो प्रत्याशी भी इन्हीं का रहेगा, सिंबल भी इन्हीं का। सीटें ये कई लोगों, सबसे महत्वपूर्ण है इनके लिए जो अपना दल, और इसके बाद ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, तीनों की सीटें कुछ न कुछ दी जा रही है मेरी जानकारी। ब्रजेश जी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं। चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले राउंड में विपक्ष ने आपके ऊपर 2-3 गंभीर आरोप लगाए। पहला, आपकी पार्टी की सरकार बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है और अब आप नया बजट लेकर आ रहे हैं, जबकि पुराना बजट का एक बड़ा हिस्सा आप
अभी बाकी है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया जन कल्याणकारी परोपकारी योजनाओं में। दूसरा विषय ये है कि आप ये कहते हो कि इनके यहाँ राजनीतिक मतभेद हैं, सीटें बटी नहीं, तो आपके यहाँ कौन सी बट गई? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक बजट की बात है वो पुराने आंकड़े पांडे जी कह रहे थे, पिछले साल के आंकड़े। अभी तो जब बजट आएगा तब आंकड़े आएंगे, अभी तो पता ही नहीं कितना बजट खर्च हुआ है कितना नहीं हुआ, तो उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। 1 साल पुराना है, आप खुद ही कह रहे थे दिसंबर 2023 का वो आंकड़ा है। और जहाँ तक हमारे गठबंधन की बात है, सब लोग हम आपस में बात कर लिए हैं, हर गठबंधन के हमारे सहयोगी का, हमारे साथी का पूरा मान सम्मान है, सबको सम्मान के साथ चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। और ये गठबंधन तो है पर सब हम एक हैं, इनकी तरह से नहीं है। अभी अब आप मध्य प्रदेश में चुनाव होकर के चुका तो रात भर बेचारे कांग्रेसियों, इनको समाजवादी पार्टी वालों को कांग्रेसियों ने बिठाए रखा और 2 बजे कह दिया टाटा बाय बाय जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अखिलेश यादव जी अगले दिन टीवी पे प्रकट हुए, कहते हैं कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। तो मुझे लगता है कि हमारे पांडे जी और समाजवादी पार्टी इनसे, पांडे जी से बदला ले रही होगी। भाई दीपक जी का अपमान कर दिया इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये अब उसको भूले थोड़े ना होंगे, घाव तो गहरे होंगे। तो ये अनिल दुबे जी इस लहर की बात कर रहे हैं, उस लहर से आप कितना भयभीत हो? और देखिए दुबे जी अपनी विचार रख रहे हैं, उनको अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है। लहर तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो राम लहर है, वो मोदी लहर है। अब वो ये कौन से थर्मामीटर से उस लहर को नाप करके आए, ये तो जानते होंगे, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अनिल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर लहर तो निश्चित रूप से है, पर राम लहर दिख रही है मुझे तो। और बड़ा बच के बोल रहे हो आरएलडी पे, पिछली साल वैसे तो नाम लेते ही गुस्सा जाते थे, आज आरएलडी पर बड़ी मोहब्बतें छूट रही हैं। नहीं, हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं दीपक जी। हम तो समाजवादी पार्टी से भी कह रहे हैं कि सदन में आकर के चर्चा करिए। हम तो कांग्रेस वालों से भी कह रहे हैं कि भाई आपको राम से नफरत क्यों है? क्यों आपने हलफनामा लगाया था कि राम तो काल्पनिक हैं? आप क्यों मंदिर से नफरत कर रहे हैं? वो तो भगवान है, राजनीति करनी है तो राजनीति करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर परमात्मा से नफरत करेंगे तो जनता माफ करेगी क्या? तो पश्चिम में आरएलडी का दबाव आप महसूस कर रहे हो? गलती हो गई होगी, आपने राम भक्तों पर आरएलडी का दबाव गोलियां चलाई, आपने खून बहाने का काम किया, आपके हाथ खून से रगे हुए हैं, पर अब तो भूल जाइए पुरानी बातों को। राम भक्त हैं तो आप आइए ना हमारे साथ। अच्छा सुनो तो सही, दुबे जी कह रहे हैं कि हमारा दबाव है आपके ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जी कौन कह रहे हैं? दुबे जी। दुबे जी, हाँ। मुझे तो लगता नहीं है कहीं दुबे जी, अब दुबे जी का दबाव, दुबे जी दबाव बना रहे समाजवादी पार्टी पर टिकट अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, साथ मिल गई है उनका दबाव वहां है। हम काहे दबाव में आएंगे दुबे जी के? उनकी तो पक्की है, दबाव नहीं है, अपनी सोचो, उनकी तो पक्की है। अधिक सीटें समाजवादी पार्टी दे दे, इनको लड़ने का मौका मिल जाए, इसलिए इनका दबाव वहां चल रहा है, यहाँ दबाव नहीं है। ठीक है, मैं दीपक रंजन को बुला लेता हूँ। भाई आप सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को कौन सी 11 सीटें दे रहे हैं अभी तक आपने स्पष्ट नहीं किया है। दुबे जी को 7 सीटें दे दी, लेकिन अभी कौन सी सीटें दी हैं आपने साफ नहीं किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जो है मथुरा को लेकर के हमको लगता है बहुत ज़्यादा जो है हैरान परेशान है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राजेश भाई से कि क्या वहाँ पे जो सिटिंग सांसद हैं, क्या उनका टिकट कट रहा है या नहीं कट रहा है? क्योंकि आप तो वहीं से आते हैं, आप वहीं से विधायक हैं। और मैं तो एक चीज़ और आपकी बातों समय दूंगा राजेश जी, आप इनके फेवर में ही बोल रहे हैं, इनको बोलने। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि भाई राजेश चौधरी, आप चाहते हैं कि बीजेपी राजेश चौधरी को वहां से टिकट दे दे? मैं ये अगर ऐसा करेंगे तो क्या प्रत्याशी अपना नहीं उतारोगे? मुझे तो राजेश भाई की जो इतना ज्यादा ये मथुरा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंडिया ब्लॉक से लड़ना चाह रहा है? अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरएलडी को लेकर के, आपने खुद ही कहा कि आरएलडी को लेकर के बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी। और यहाँ दुबे जी ताव खाए हैं थोड़ा, मतलब दबाव। और ब्रजेश जी मैं तो समझाया इनको कि गुस्सा ना करो। एक चीज में और बड़ा क्लियरिटी के साथ, जहां तक मुझे जानकारी है, सबकी सारी बातें हो चुकी हैं और इंडिया ब्लॉक उतनी खिड़की खोल करके एनडीए वालों को दिखा रहा है जितना दिखाना चाहता है। और जिस दिन जो है पूरी खिड़की खुल गई, जब हमको दिखाना होगा तो हम सबको नहीं, मैं कहता हूं उनको जो 11 दियो ठीक है, 11 दिया ठीक, पांडे जी दे दिया,
11 नाम बता दो, अपने जाएं तैयारी करें, नहीं, देखिए मेहनत करें अपना। देखिए ब्रजेश जी, हम अपनी पार्टी पर बताओ तो सही कि ये 11 हमने 16 कैंडिडेट अपने जो है हमने अनाउंस कर दिए, घोषित कर दिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक्स किया था उस पर यह कहा था कि 11 सीटों पे हमारी सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी बात हो गई है, और अभी ये जीत के साथ, जीतने वाली सीटों के साथ अभी ये सिलसिला भाई पांडे बाबा आगे भी जारी रहेगा। कह रहे हैं कि सीट तो मालूम चले तब तो भाई हम लोग कुछ तो करें, कब बताओगे उनकी सीट? देखिए वो चीज ना हमें लगता है उमाशंकर भाई को मालूम होगी, ना मुझे मालूम है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे वोट लेना उनको तो बताओ, सब टीवी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सीट बताओ। नहीं, हमें इनको जाने की जरूरत ही नहीं ना, हमें जाने की जरूरत है। हम तो पूरे 80 के 80 सीटों पर इंडिया ब्लॉक जो है वो मेहनत कर रहा है। 80 बताओगे, लेकिन उनके हिस्से का 11 पे आवाज नहीं आएगी। नहीं, हमने तो अभी तो हमने 16 हमने भी तो अपनी 16 ही हमने घोषित किए हैं प्रत्याशी। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी को इनवाइट करते हैं। पांडे जी, ये 11 आपकी अभी तय नहीं हो पा रही है, क्या बात है भाई? आपका नाम तो बता नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं 80 देंगे, लेकिन आपकी 11 नहीं बताएंगे। ब्रजेश जी देखिए, इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का बयान आया है कि हमारी अभी सकारात्मक चर्चा चल रही है, और वो बातें जब बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को पता चल जाएगा। और ये इंडिया है, इंडिया चर्चा कर रहा है, ये आप लोग इस बात को भी मैं चाहूँगा कि इंडिया को इंडिया ही रहने दीजिए, इंडिया का नाम मत बदलिए। दूसरी बात, मैं ब्रजेश जी, राजेश चौधरी जी एमएलए हैं और इन्होंने खुद ही कहा कि अभी तो आकलन हुआ नहीं। मैं इनको जरा थोड़ा सा वास्तविकता से अवगत कराना चाहूँगा जी। 2022-23 का बजट आया, वो पूरा हुआ फाइनेंशियल ईयर का, उसके सारे आंकड़े सामने आ गए। अब वो बजट, वो आंकड़े हमने सामने रख दिए। 23-24 का खुद ही इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पूरा आकलन अभी आया नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूं, इसलिए हमने 23-24 की बात नहीं की। 22-23 के जो आपके आंकड़े थे वो हमने बता दिया। 23-24 का जब आंकड़ा आ जाएगा कि आपने कितना प्रतिशत बजट खर्च किया, वो आपको पता चल जाएगा। तो 22-23 की आपकी स्थिति यही थी कि आप ज्यादातर विभागों में, संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, उच्च शिक्षा, और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव में जाएंगे? शिक्षा, ज्यादातर विभागों की, ब्रजेश जी एक मिनट, ज्यादातर विभागों की रिपोर्ट यही थी कि 50% से कम बजट ही ये खर्च कर पाए। 23-24 के आंकड़े आ जाएंगे, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा कहना है जो 24-25 का बजट ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो छलावा ही है। ये भारी भरकम 6 पॉइंट फलाने लाख करोड़, 6 पॉइंट धमकाने लाख करोड़, 7 लाख करोड़, ये बड़े बड़े आंकड़े व्यापारियों की तरह प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये अरुण राजभर कह रहे थे कि हमारी तरह की बड़ी रैली करके दिखाओ, रख रहा था हमारी तरह बड़ी रैली करके दिखाओ। हाँ, उस पर मैं आ रहा हूं, उस पर मैं आ रहा हूं। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी 4.19 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने, ठीक है पांडे जी, उसमें इस पे पॉलिटिकल आओ, पॉलिटिकल नहीं खर्च कर पाए। ये अमर उजाला की रिपोर्ट। हाँ, पॉलिटिकल आता हूं। पॉलिटिकल ये महत्वपूर्ण है, राजनीति यही है ब्रजेश जी। अब दूसरे पर आ जाते हैं। अरुण जी कह रहे हैं, अरुण राजभर जी कह रहे हैं हम कुशीनगर में करेंगे और ये तमाम पार्टियां देख लेंगी। प्रभु, हम जानते हैं मंत्री पद मिल नहीं रहा है, सीट खतरे में है, तो योगी जी को धमकाने की रैली है ये। मैं तो कह रहा हूं प्रभु, जब धमकाना ही है, धमका के मंत्री पद पाने की कोशिश आप करें तो कुशीनगर, ऐसी बात कर रहे हो पांडे जी, करके उनका बनते काम में आग न लगाओ, कुछ और बोल दो, सीधा ऐसे मत बोलो। आ जाइए। नहीं, एक कर रहे हैं सहारनपुर, एक कर रहे हैं कुशीनगर। अरे गोरखपुर में लड़ाई योगी से है, मंत्री पद योगी जी ने रोक रखा है, उनके क्षेत्र गोरखपुर में करके दिखाओ ना। पर ये उनकी एक क्षमता है कि वो सहारनपुर में भी रैली कर सकते हैं, कुशीनगर कर सकते हैं। उनको आप राजनीतिक जवाब दो ना, पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हो? गोरखपुर में क्षमता नहीं है क्या? नहीं, गोरखपुर में क्षमता नहीं है क्या? अमेठी में भी है क्षमता। सीट रखी, अरे उन्हीं को तो दिखाने धमकाने के लिए आप कर रहे हो। गोरखपुर में रैली करके दिखाओ ना। और दूसरी बात, ब्रजेश शुक्ला जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग,
ये लोग किधर जाएंगे। मैं थोड़ा सा पीछे जो घोसी उपचुनाव हुआ था उसमें तो आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि दलित इंडिया के साथ है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग इंडिया के साथ है, ब्राह्मण भूमिहार इंडिया के साथ है, राजपूत इंडिया के साथ है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड प्रयासों के बावजूद इंडिया का अरुण राजभर, बहुत शुक्रिया, प्रचंड बहुमत से बहुत धन्यवाद जीता। थैंक यू। अरुण, ये क्या तो कह रहे हैं पांडे जी, आप क्या कोई धमकाने वाली रैली कर रहे हो? ऐसी भी होती है क्या? मुझे तो पहली बार ही दिख रहा है। पांडे जी का याददाश्त कमजोर हो गया है। अगर ये अपने याददाश्त को फिर से ताजा करें तो शायद इनको पता चल जाएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गोरखपुर में भी बड़ी रैली कर दिए हैं और वो अलीगढ़ में भी कर लिए हैं और हम सहारनपुर, कन्नौज और फिरोजाबाद में हम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको ये भी याद होना चाहिए, शायद पांडे जी को चिंता हो रही होगी या हमारी बात उनको बुरा लग जाएगा। पांडे जी बीच में नहीं, जिसके साथ ये अलायंस कर रहे हैं, जिसके साथ अलायंस कर रहे हैं, वही अलायंस पार्टनर ने कहा कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कांग्रेस बिना अस्तित्व की पार्टी है, संगठन नहीं है, जीरो है। तो जीरो वाले लोग उतना ही मुंह खोलें जितना उनको अच्छा लगे। और ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत क्या है और उसमें कांग्रेस की ताकत। एक काम करो ना, ये आपको गोरखपुर के लिए ललकार रहे हैं, रायबरेली में करके दिखा दो। कर देंगे रायबरेली, अमेठी में भी कब करोगे बताओ? क्या बात कर रहे हैं? नहीं करके दिखाओ। नहीं करके दिखाओ। नहीं, अगले महीने में हम करके दिखाएंगे। आप क्यों डेट बताओ, डेट बताओ। नहीं, हम हमारी संगठन की टीम तय करेगी डेट की, अभी हम तय कर देंगे। करोगे? के लोगों का वहां भीड़ इकट्ठी कर पाओगे रायबरेली में? सवाल इस बात का है कि विपक्ष के लोगों को संजीवनी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दे दिया, जो आज लाल टोपी पहन करके सदन में हंगामा कर रहे हैं ना। 47 सीट पर थे 2017 में, तो ज्यादा नहीं बोल पाते थे, उनको हमने संजीवनी दे दिया पूर्वांचल क्षेत्रों से, तो 111 पहुंच गया, तो थोड़ा बोलने की स्थिति में खड़े हो गए। आप देखिएगा, आने दीजिए चुनाव, खड़े होने की स्थिति में नहीं रहेंगे सदन में। तो अभी तो 4 से 6 हो गए। हाँ बिल्कुल, हमारे सहयोग से वो आगे बढ़े, हम उनके सहयोग से आगे बढ़े। हम तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस बात को दावे के साथ, लेकिन उनको इस बात पे कभी कहना चाहिए कि जो 32% 36% वोट गिनाते हैं ना, उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी वोटवा है। अब वोट निकाल दीजिए तो बुरी हालत हो जा रही है। तो पिछड़े दलित, और ये अनिल दुबे कौन सी लहर बता रहे हैं कि बड़ी, अनिल दुबे कह रहे हैं बड़ी लहर आई हुई है। अरे इनका का लहर है, बेचारे के पेट में इतनी दर्द हो रही है कि हम जीतेंगे कैसे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे। पश्चिम में जाट खुद ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं, वो अपने वोट को बचा लें, जो उनके कैडर के वोट हैं वही बच जाए, वही उनके लिए बहुत उपलब्धि होगी। ठीक है, कुछ कहेंगे? पश्चिम में मैं भी गया हूँ, पश्चिम में बड़ी संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पश्चिम की बात कर रहे हैं ये लोग पूरब वाले, और पश्चिम में हम आपको दिखाएंगे कि बंजारा वर्ग इतनी क्या तो कह रहे हैं ये आपको पश्चिम में ललकार रहे हैं। जवाब देना चाहिए आपको दुबे जी। ठीक है, थैंक यू अरुण। अब सुन लो उनकी बात, सुनो दुबे जी को, सुन लो भाई। अरे सुन लो दुबे जी, बोलिए दुबे जी। वो अपने पूर्वांचल की अपनी लोकसभा सीट छोड़वा लें, उस पर उनको चिंता करनी चाहिए। अपने मंत्री बन ले, कब मंत्री बन रहे हैं उस पर चिंता करनी बन जाएंगे आप लोग, उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, क्योंकि वो जानता है कि राष्ट्रीय लोकदल ही किसानों की लड़ाई लड़ता है, किसानों के लिए उनके ब्रजेश जी ने जाटों को लेकर एक कमेंट किया था। और ये ब्रजेश जी की बात सुनी थी आपने? नहीं, ब्रजेश जी ने कहा कि जाट, आपके जाट को तो मिल जाता है, नहीं उधर वाले को नहीं मिलता है। हमें भी मिलता है, और हमारे जहाँ जो चौधरी साहब की अपील होती है वहाँ भी जाता है। अब ब्रजेश जी ने किस एंगल से उसको देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो ट्रांसफर हुआ था। और हमारा क्यों एक जाति पर क्यों आप हमें लेकर के आते हैं? हम किसानों की राजनीति करते हैं, और किसान जो है ये जानता है कि उसका हितैषी कौन है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात करता है, किसानों के लिए लड़ता है। चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के लिए लड़ते हैं। आप बताइए, किसानों का आंदोलन हो रहा था, कौन गया? किसानों के आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की साजिश हो रही थी, तो चौधरी अजीत सिंह जी गए थे, चौधरी जयंत सिंह जी गए थे, और 700 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करती है। 700 किसानों के एक चुनाव हो गया 22 वाला, उसमें टेस्ट हो गया। नहीं, टेस्ट हो गया, कोई जरूरी थोड़ी है कि डिवीजन करा करके किया जाए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। ये जो है धर्म के नाम पर जीत गए, धर्म के मुद्दे को लेकर करते हैं। ये धर्म में नहीं, राजनीति में धर्म होता है, धर्म में राजनीति नहीं होती। तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे आपसे बड़ा नैतिक तो कोई है ही नहीं, तो बाकी सब अनैतिकता जीतते हैं, और ये अकेले जो नैतिक हैं और यही जीतते हैं। नहीं, नैतिकता बताओ, इन्हें कहाँ नैतिकता है?
नैतिकता हम हैं, नैतिक हैं, हम नैतिकता के साथ खड़े हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, जिनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है उनके लिए हम लड़ते हैं। ये बताओ, ये तो बात किसानों की करते हैं, कहाँ किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? ठीक है ब्रजेश जी से आपने असहमति जताई ना, लागत का 1.5 गुना मूल्य इन्होंने क्यों नहीं हाँ दे सर, दिया? आप वो पहले राउंड बोल चुके आप ब्रजेश बताइए जी। कि 10 वर्ष हो गए, दो स्टेटमेंट आए, चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, क्यों नहीं दे दिया? उमा शंकर पांडे ने कहा कि अति पिछड़ा वाले आपके तर्क से वो सहमत नहीं है, और यही जाटों पर जो आपने कहा उस पर अनिल दुबे सहमत नहीं है। ब्रजेश जी, दोनों चीजों पर मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस पे मैंने बहुत काम किया है, दोनों चीजों पे। पहली बार गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र का मैंने दौरा किया था विधानसभा चुनाव के समय। मैंने साफ देखा वहां पर कि जो लोकदल के प्रत्याशी थे उस पर आकर्षण था, लेकिन जो लोकदल के नहीं थे वहां पर आकर्षण नहीं था। जब चुनाव परिणाम आए तो उन पर विश्लेषण किया और मेरे जो आकलन था कि वो सही निकला। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं जो अपना आकलन है मैं आपके पास बैठूं, मैं बताऊंगा। अब बिल्कुल आप चुनाव परिणाम सीट वाइज देखिए तो आपको लगेगा। नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक राउंड आप और फील्ड में हो आइए, ताकि लेटेस्ट सिचुएशन पता चले। कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक राउंड आप और होकर आइए लोगों पिछड़े वर्ग की बात है जी। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि साहब, हम एक विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने आकलन तय करते हैं। 2019 के चुनाव के पहले 3 लोकसभा, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए और तीनों में लाखों वोटों से हार जीत होती है। लेकिन कुछ महीने बाद ही जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो समीकरण बताया जा रहा था वो नहीं हुआ। ये एक अलग अलग चीज है, आम चुनाव और उसमें बहुत अलग चीजें जी। हम एक विधानसभा चुनाव या एक लोकसभा चुनाव को हम पैमाना बना करके ये सोचते हैं कि ये असली संदेश है। क्या हुआ संदेश का? इतना बड़ा गठबंधन मुंह के बल गिरा जाके? ऐसा नहीं होता है। जो जमीन देखनी पड़ती है चुनाव के समय, उसको देखना चाहिए। और हो सकता है कि आप साथ चला जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के लिए रास्ता बंद है, लेकिन जो मैं देखता हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो बात मैंने कही है। यदि एक उपचुनाव पर आप निर्णय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी। नहीं आया जी। हो सकता है आपकी तरफ से सही हो, क्योंकि 2019 का मैंने चुनाव देखे, कई इस तरह के उपचुनाव देखे मैंने, उसके बाद के चुनाव देखे, उसके परिणाम बिल्कुल अलग थे जी। हम एक उपचुनाव को पकड़ करके सारे निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।